नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। भारत में एक ऐसी आबादी है, बहुत छोटी सी, मतलब झाट के बाल बराबर एक ऐसी आबादी है जिनको किसी से बहुत दिक्कत है। वो झाट के बालों को ना, सिर्फ एक झाट का बाल देखा है ना कितना होता है, बस उतने ही हैं इस देश में जिनको इस देश में नमाज नहीं चाहिए, जिनको इस देश में मुसलमान नहीं चाहिए। और उन झाट के बाल का जो असलहा है ना, वो मुसलमानों के तलवे चाटे पड़ा है। CANRC लाए थे, क्या उखाड़ लिए मुसलमानों का। और नमाज जिसमें ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, उनसे इन झाट के वालों को तकलीफ है। इस्लाम से तकलीफ है, मुसलमान से तकलीफ है। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे कितनी भी इनको समझा लें, कितना भी इनको बताएं, कितनी भी इनको जानकारियां दें, लेकिन झाट का बाल हमेशा टेढ़ा ही होता है। इनको चाहे जितना समझा लो, ये टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे। तो रहो भाई, अब तुम्हें साफ करने का समय आ गया है देश में। जिनको भी भोसड़ी वालों को इस देश में नमाज से दिक्कत है, इस्लाम से दिक्कत है, मुसलमान से दिक्कत है, वो अपने पिछवाड़े बरनौल लगाना चालू करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तुम्हारे जैसे झाट के बालों का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार बदल रही है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी पाताल लोक में घुस जानी है, धस जानी है जमीन में। जो हरकतें हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 7 सालों में किया है, जो तबाही, देश की बर्बादी हमारे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 सालों में किया है, वो शायद ही इतिहास के पन्नों में किसी सरकार ने किया होगा। अब जनता जो है ना, वो जूता लेके तैयार बैठी है। आओ तो सही बेटा, इंतजार में बैठी है जनता। और इसका पहला कील ठोका गया बंगाल में। जिस तरह से 200 पार, घंटा बजाओ रे घंटा, जाट के बालो। अब उत्तर प्रदेश में कितना पार, जरा बताओ तो सही। उत्तर प्रदेश में समाजवादी ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जी मिलकर सरकार बना रहे, तय हो गया है, कोई शंका ही नहीं बची है। सिर्फ एक प्राथमिकता, एक बोलते हैं ना कि एक उदाहरण रखा गया, सिर्फ चुनाव होंगे, उसके बाद सीधा मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण है मुख्यमंत्री का, अखिलेश यादव का। सिंपल सी बात, वहां कुछ बचा ही नहीं है इस बार। अगर इनकी फटी नहीं होती ना, ये किसान बिल वापस न ले रहे होते। इनकी अगर पिछवाड़े में इतना दम होता ना, रुके रहते। हम तो बोलते थे कि अगर एक बाप की औलाद हो तो किसान बिल वापस मत लेना। काहे ले लिया? चलने देते आंदोलन, कब्र में बनने देते, तुम्हारी धसा देते, हमको तुम्हारी अंतिम संस्कार करा देते उत्तर प्रदेश में। और अभी भी कुछ हुआ नहीं है भाई, इससे कुछ न बदलने वाला। जनता समझ चुकी है कि तुम लोग कितने बड़े दोगले हो, कितने बड़े जनता के विरोधी हो। अब जनता तुम्हारा फैसला करेगी और उत्तर प्रदेश में तैयारी कर लो। जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित होगा, उसका राजनीतिक करियर इस बार समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुत्तों से बुरी हालत, एक पिछवाड़े खुजली करता हुआ, पीठ रगड़ता हुआ कुत्ता जो होता है ना, उससे बुरी हालत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। और जनता तय कर चुकी है। अब सोचो, सरकार बदलने के बाद इन भोसड़ी वाले और भड़वे अंडुलों का क्या होगा। जिस आदमी की गांड फटती है सिर्फ नमाज से, वो इंसान आज सरकार बदलने के बाद कहां बिल में जाके छुपेगा या किसकी गांड में जाके छुपेगा। तैयारी कर लो रे अपने अपने बिलों की और गांड के होलों की, क्योंकि छुपने का समय हो गया, तुम्हारा अंडरग्राउंड का समय आ गया है। 4 महीने बचे हैं, जितना कूदना है, जंप मारना है मार लो। उसके बाद उत्तर प्रदेश में संवैधानिक तरीके से, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत रहते हुए अखिलेश यादव जी को साथ में लेकर हम सभी लोग उन तमाम लोगों पे ऐसी कार्रवाई कराएंगे और देश के अंदर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि इस तरह की नफरत फैलाने वाली जो एक झाट के बाल की कौम है ना, उनको सफाया करने का समय आ गया। कैमरा उठा लो और कुछ भी हगते रहो, हिंदू मुसलमान कराते रहो, एक धर्म को गाली देते रहो ना चलना अब इस देश में भाई। ये देश में अब नहीं चलेगा। देश में केवल संविधान चलेगा, कानून व्यवस्था चलेगी। और इस देश में जो धर्म निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, वही चलेगा। सेक्युलर जो है वही इस देश का नागरिक है,
बाकी आप अपने धर्म के लिए कट्टर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपने घर रहो, बकचोदी करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्युलर है, देश में स्वागत है, नहीं तो तुम्हारा ऐसा हालत करेंगे कि सोच भी सोच के डर जाएगी। इंतजार करिए, हिसाब सभी का होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ज्यादा वोट बैंक रखता है और इसके दम पर सरकारें हिलती हैं। आप इनको केवल इसलिए नाराज कर सकते हैं, इनके केवल इसलिए उनको नज़रअंदाज कर सकते हैं कि इनके पास कोई उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है। चलिए, दलितों में तो बहन मायावती जी भी हैं, लेकिन मुसलमानों का क्या? जब बुलडोजर चलता है तो नेता चुप, जब इनके लड़कों को हत्याएं कर दी जाती है तो नेता चुप, जब इनके लोगों को मारा जाता है तो नेता चुप, जब इनके मस्जिदों के सामने मुजरा किया जाता है तो नेता चुप, इनके घरों की औरतों का बुरखा खींचा जाता है, हिजाब पर सवाल उठाया जाता है तो नेता चुप। लेकिन जब वोट आना होता है तो मुसलमान जाएगा कहाँ? अगर ये मुसलमान कहीं नहीं जाए और इसने केवल वोट देना बंद कर दिया कि हमें वोट ही नहीं देना है, तब क्या होगा? आपको अंदाज़ा है, पिछले 5 चुनाव में ADR और NEW की रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से 1,24,00,000 से ज़्यादा नोटा का बटन दबाया गया है। मतलब 1,24,00,000 ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे इस चुनाव से दूर होना चाहते हैं। वो वोट देने आएंगे लेकिन किसी को नहीं देंगे, नन ऑफ द अबव, नोटा को वोट देके चले जाएंगे। उनका ये विरोध है। अगर ये विरोध लोगों के अंदर, राजनीतिक दलों के अंदर विश्वास को कमी करता हुआ दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दलों का एक सबसे बड़ी कमी है। अपने आपसी मतभेदों को बगल करके अगर सही में इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो 2 कदम आगे बढ़ाइए। इससे कोई छोटा नहीं हो जाता, इससे किसी के विश्वास को, किसी के रेपुटेशन को ठेस नहीं पहुंचती, उल्टा ये आपका बड़प्पन होता है। मैं देखना चाहता हूं कि राहुल गांधी खुद अपनी गाड़ी उठाकर मायावती जी के पास जाकर बैठे और उनसे निवेदन करें कि आपको इस अलायंस में आना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मायावती जी इतनी छोटे दिल की नेता नहीं है, इतने हमेशा से उन्होंने यूपीए के साथ में रही हैं, तो इस बार भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक सही अप्रोच की ज़रूरत है इस इंडिया अलायंस को अगर सही में सफल बनाना है। मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इंडिया अलायंस के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। मैं रिजल्ट अगर बता दूं कि अगर इन तमाम लोगों को इंडिया अलायंस के साथ नहीं जोड़ा गया तो आप तमाम लोगों की मेहनत पर एक पानी फिर जाएगा, एक बहुत बड़ी निराशा आपको 2024 के रिजल्ट के समय दिखेगी। अगर इन तमाम जो छोटे दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, अगर इनको एक साथ नहीं जोड़ा गया तो ये क्लियर मैसेज इंडिया अलायंस ये देना चाहता है कि हम अपनी मनमर्जी करेंगे। हमारा कोई भी विश्वास लोकतंत्र बचाने या संविधान बचाने का नहीं है। हम केवल प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए जो भी हमें ऐन प्रेन प्रकरण करना पड़ेगा हम करेंगे। हम खेतों में जाके वीडियो शूट बनाएंगे, हम खाना खाते समय वीडियो बनाएंगे, हम अलग अलग जगह पिकनिक मनाने अलग अलग शहरों में बैठ के करेंगे। लेकिन रिजल्ट जो होगा वो 0 बटा सन्नाटा ही होगा। विनय दुबे की ये बात आप लिख कर ले लीजिए। इस देश के अंदर आप दलितों को, मुसलमानों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैंने उन राष्ट्रीय प्रवक्ता को कहा कि भाई साहब, आपकी अपनी औकात पता है? कौन सा वोट बैंक है आपके पास जिसके दम पे आपके अंदर इतनी अकड़ है? भारतीय जनता पार्टी को 70% ब्राह्मण वोटर हैं। ब्राह्मण वोट जो होता है 70% वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। आपके पास क्या है? केवल 10%, वो भी वो जो आपका कार्यकर्ता है। पारंपरिक जो कांग्रेस का वोटर है ब्राह्मण समुदाय, वही आपको वोट देता है। इसके अलावा कोई नया वोटर आपसे नहीं जुड़ा है। क्षत्रियों की, राजपूतों की बात करें तो 95% क्षत्रिय जो हैं वो बीजेपी के साथ एक पैर पर खड़े हैं पूरे देश के अंदर। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बात बता दीजिए, कितने राजपूत आपके साथ हैं? वैश्य समाज की जो कि बनिया जिसे आप कहते हैं, वो तो 95 से 99% बीजेपी का कट्टर वोट बैंक है और उनके साथ ही खड़ा रहेगा चाहे जो स्थिति हो जाए। उसके बाद आप आ जाइए कायस्थ समाज, ये पूरा का पूरा 95% कायस्थ समाज जो है वो बीजेपी का वोट बैंक है। अगर आप पिछड़ों की बात करें तो 30% से ज़्यादा जो पिछड़ा वोट बैंक है उसमें बीजेपी ने 2023 तक सेंध लगा चुकी है, जिसमें आपको राजभर हैं, निषाद हैं, उसके बाद में यादव हैं। आप किसी भी उत्तर प्रदेश के ये 10 यादवों से पूछेंगे तो उसमें 3 आपको भाजपा ही मिलेंगे, जो भाजपा का झंडा उठा के दिन रात समाज में मेहनत कर रहा है, उनको जिताने की कोशिश कर रहा है। बाकी अगर दलितों का पूछ ले कि अगर दलित वोट बैंक, अगर दलितों के पास विकल्प नहीं है वहाँ पर कांग्रेस के अलावा या कोई अच्छी पार्टी के अलावा, तो उनका भी वोट जाता है बीजेपी को। शायद यही नतीजा था 2019 में, जो इतने प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने वापस सत्ता हासिल की। दलितों का सबसे बड़ा टर्नओवर हुआ है बीजेपी की तरफ। ये वो सब कारण है जिसको आपको देखना होगा। अगर आप इंडिया अलायंस की औकात की बात करूं मैं, तो क्या वोट बैंक है उनके पास? ब्राह्मण 10%, राजपूत 5%, वैश्य 2%,
कायस्थ 5 से 10%, पिछड़ा वोट आपके पास है 40%, लेकिन वो भी डगमगा रहा है। उसके बाद आपका जो सबसे बड़ा जो इंडिया अलायंस का वोट बैंक है वो पता है क्या है? वो है 60%, 70% से ज़्यादा मुस्लिम। लेकिन इसी 70% वोट बैंक को आप नज़रअंदाज कर रहे हो। आपको पता है कहाँ जाएगा? हमारे पास ही आना है। उनके पास कोई विकल्प थोड़ी है। ये गलतफहमी में दूर रहिए। अगर मुसलमान ने चाह लिया, उसने अगर वोट ही नहीं दिया ना, तो आपकी औकात आपके चीज़ों को 2024 में दिखाई देने लगेगा। इसलिए मैं फिर से निवेदन करता हूं कि चाहे MIM के ओवैसी साहब हों, चाहे बहन मायावती जी हों, चाहे चंद्रशेखर रावण हों, चाहे पप्पू यादव हों, इन तमाम लोगों को आपको इंडिया अलायंस में लेना पड़ेगा। ये निवेदन नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनको साथ लेकर ही आप इस तरह की बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। इस तरह